हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे से होंगे और अपने एआईबी की प्रिपरेशन में भी अच्छे से लगे हुए होंगे। आपकी उसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हमने शुरुआत की है अपने चैनल टारगेट फॉर जुडिशियल सिलेक्शन पर प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर सॉल्यूशन की। एआईबी 18 वाला पेपर हम सॉल्व करा चुके हैं, तो प्लीज़ उस पूरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और आज हम लेकर आए हैं एआईबी 17 के क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का शीर्षक किसमें निहित है, यानी कि द टाइटल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन, तो किसमें है। आर्टिकल 393 राइट ऑप्शन है। देखिए, जैसे हमारे अदर एक्ट होते हैं उनमें सेक्शन फर्स्ट जो है बताता है टाइटल के संबंध में, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइटल कहाँ बताया गया, 393 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजंस किए गए हैं, तो पार्ट 3 के अंदर। राइट ऑप्शन है सी वाला। ये सभी जानते हैं, बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1985 का जो अमेंडमेंट था उसके द्वारा दल बदल यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉस को यानी कि भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो कौन सा वो संविधान संशोधन था, 52वां। यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका बी वाला। और ये कब हुआ था, 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसमें जो जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 13(2) के अंदर जो है कानून है, और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है, ठीक है, तो वह शून्य या अमान्य घोषित किया जा सकता है। यानी कि अमेंडमेंट को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा उसको लॉ की कैटेगरी में माना गया है, ठीक है। 13(2) में जो हम कानून विधि शब्द पढ़ते हैं उनके अंतर्गत उसको शामिल किया गया है। ऐसा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में कहा गया था, जबकि इन तीनों केसेस में क्या कहा गया था कि जो संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है वो आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत जो है विधि शब्द में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में जो समान नागरिक संहिता है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज किससे संबंधित है, किस में दिया हुआ है, तो ये राज्य की नीति नहीं दे सकता, तो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राइट ऑप्शन होगा बी वाला, ठीक है। आर्टिकल 44 के अंदर जिसको लेकर के डिस्प्यूट भी चल रहा है कि भाई समान जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। जो मैरिज के, एडॉप्शन के, डिवोर्स के, भारत के सारे रिलीजियस में जो है अलग अलग प्रोविजंस है, पर्सनल लॉज, उनको खत्म करके एक ही प्रोविजन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद पर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर अंडर ऑफ द स्टेट के संबंध में केवल या उनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक पात्र होगा और न उसके संबंध में किसी प्रकार का विभेद किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 16 में वो कौन से ग्राउंड्स है जिनमें स्टेट जो है किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, देखिए ए वाला ही आप देख पा रहे हैं। इसमें ये ग्राउंड दिया हुआ 7, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास, यानी कि रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और आपका डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, इन सारे 7 के 7 ग्राउंड्स पर जो है आर्टिकल 16 के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस केस में इस संविधान के इंटरप्रिटेशन के बारे में विधि का कोई साधारण प्रश्न अंतर्विलित है, जिसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए आर्टिकल 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले जजेस की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। इनके कहने का यहाँ पर यह है कि अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को लेकर के लॉ का कोई भी, ठीक है, क्वेश्चन उसमें क्या है, इन्वॉल्व है, विधि का कोई भी कैसा प्रश्न इन्वॉल्व है उसमें, सारवान प्रश्न उसमें इन्वॉल्व है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन है, तो ऐसी सिचुएशन में कितने जजेस की बेंच बैठेगी, तो सीधी सी फंडा है यहाँ पर 5 जजेस की बेंच बैठेगी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 300A है उसके अकॉर्डिंग किसी को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर किस वर्ड को शामिल किया गया है, तो यहाँ पर देखिए व्यक्ति शब्द को शामिल किया गया है आर्टिकल 300A के अंतर्गत। आप देखेंगे, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो व्यक्ति शब्द को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि
आर्टिकल 13 के तहत निम्न में से कौन सा कानून नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन जो है 9 वाला, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं वहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया, ऑप्शन इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन तो सही पूछा है कि शामिल नहीं है, बट अगर हम देखेंगे आर्टिकल 13 तो ये सारी ही चीज़ें जो है लॉ के अंतर्गत शामिल हैं आपकी, ठीक है। रूल, बायलॉज और आपकी कस्टम और यूसेज, ये तीनों ही लॉज है, इसमें पूछा नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा कानून, यहाँ पर डी में कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी नहीं, तो ये पूछा कि कौन सा कानून नहीं है। अब हम डी को भी नहीं लगा सकते, इनके इसके कहने का मतलब है इनमें से कोई भी नहीं है, जबकि तीनों ही जो है कानून के अंतर्गत आते हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है रॉन्ग था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से जो अनुसूची भारतीय संविधान की जो यूनियन यानी कि जिसके अंतर्गत जो है कौन कौन सी सूचियाँ शामिल हैं, आपके यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, कौन सी में है, अनुसूची 7 में, सभी जानते हैं, ठीक है। देखिए 17 में कितनी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमेशा इजी लगते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि ओबीसी जनरल के लिए 45% होना चाहिए एंड SC ST और अदर जो भी क्लासेस होंगी उनके लिए जो है 40% होना चाहिए, तभी AIB में जो सफल हो पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। तो अब हमने आपको 18 वाला पेपर सॉल्व कराया था, उसमें भी आपने देखा था कि कितने क्वेश्चन नॉर्मली अगर आप अच्छे से CRPC CPC कॉन्ट्रैक्ट सब चीज़ें अगर इजीली पढ़ी हो तो आप आसानी से एक अच्छा 45 और 40 तो छोड़िए, आप आराम से 60+ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जबकि इसमें कोई भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है वो IPC से है। इसमें पूछ रहे हैं कि IPC में सेक्शन 82 और 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि वह बालक के द्वारा किया गया हो, ठीक है। यानी कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर, 82 और 83 के अंतर्गत। अभी पहले हम आपको बता दें चीज़ें जो है सेक्शन 20 और 21 BNS में शामिल कर दी गई है, यानी कि 82 जो है वो 20 के अंदर, 83 जो है 21 के अंतर्गत आएगा, बाकी चीज़ें सब सेम है। तो ये यहाँ पूछना चाहते हैं कि यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन कौन सा होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है, अपराध को दंडनीय माना है, ध्यान रखिएगा उन्होंने। यदि बालक जो है 7 वर्ष से कम आयु का है तो बिल्कुल नहीं होगा, 82 कह रहा है। 7 वर्ष से ज़्यादा का परंतु 12 वर्ष से कम एज का है जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है। C कह रहा है कि 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 10 वर्ष से कम, तो यहाँ पर एज आप समझ पा रहे हैं, इन सेक्शंस में एज 12 वर्ष है तो ये तो अपने आप ही रिमूव हो जाता है। अपराध दंडनीय है तो ये भी अपने आप रिमूव होगा क्योंकि इस व्यक्ति को जो है नहीं माना जाएगा बिल्कुल भी अपराधी। 7 वर्ष से ज़्यादा है परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने परिपक्वता हासिल नहीं की है, तो भाई जिसने परिपक्वता हासिल नहीं की वो उसका अपराध दंडनीय कैसे होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा B वाला कि 7 वर्ष से ज़्यादा है परंतु 12 वर्ष से कम है और जो क्या है बिल्कुल परिपक्व है, हर चीज़ें समझ सकता है कि अगर इस काम को करेगा तो ये अपराध है। 83 के अंतर्गत वो बच्चा दंडनीय होगा और BNS के सेक्शन 21 के अंतर्गत दंडनीय होगा। दंड दायित्व की 2 आवश्यक शर्तों के नाम दीजिए, ठीक है। दंड दायित्व की नेम 2 एसेंशियल कंडीशंस ऑफ पेनल लाइबिलिटी, यानी कि दोषी शरीर और वैध कार्य। तो सिंपल सी बात है भाई, ये अपराध के लिए यानी कि पेनल्टी लाइबिलिटी के लिए जो है ये कंडीशन है, ये दोषी आशय और गलत अभिप्राय दोनों एक ही चीज़ें हो गई। दोषी मन यानी कि क्या होना चाहिए आपका एक्टस रिया और मेंस रिया, तो एक्टस रिया ये हो गया, मेंस रिया दोनों चीज़ें, यानी कि ये हो गया आपका एक्टस रिया, ये हो गया आपका मेंस रिया, तो दोनों चीज़ें शामिल है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा C। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान IPC के कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, ये सेल्फ डिफेंस की बात करें तो सेल्फ डिफेंस जो है वो 96 से 106 तक दिया गया है। अगर हम BNS की बात करें तो वहाँ पर सेक्शन 34 से 44 तक जो है सेल्फ डिफेंस के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है चैप्टर 3 के अंतर्गत IPC के सेक्शन 90 के अंतर्गत सम्मति एक वैध सहमति नहीं है। कब नहीं मानी जाएगी, देखो यदि वो क्षति के भय यानी कि वो जो कंसेंट ली है वो क्षति का भय दिखाकर ली है, ठीक है, भय दिखाया है कि उसको क्षतिकारित कर देंगे, या किसी तथ्य के भ्रम में ली गई है, देने वाला अनसाउंड माइंड प्रकृति का व्यक्ति या 12 साल का कम एज का बच्चा, तो ये सारी ही कंडीशन में जो है कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी। राइट ऑप्शन होगा D वाला। ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में अगर मृत्यु कारित करोगे तो वो मानव वध नहीं माना जाएगा।
कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज नॉट होमोसाइड एज प्रोवाइडेड अंडर। कौन सा होगा भाई? सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर ये चीज़ें सेक्शन 299 आईपीसी के अंदर 3 स्पष्टीकरण दिए हुए हैं, जिसमें आपका ये तीसरे स्पष्टीकरण में बात ये बताई गई है। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा बी वाला। नेक्स्ट पूछ है कि जो डिफेमेशन आता है उसके अंतर्गत दंड साधारण कारावास जो कितना बढ़ाया जा सकता है? 16 का राइट ऑप्शन होगा ए वाला। 2 साल तक का होता है किसके? डिफेमेशन के लिए, जो भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग आईपीसी की सेक्शन के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। भाई कौन सा अपराध है वो, किस प्रकार का माना जाएगा? असंज्ञेय और जमानतीय, संज्ञेय जमानतीय, संज्ञेय और अजमानतीय। तो भाई अगर आप ऐसा कोई क्राइम करोगे जो महिलाओं के क्या कर रहा है, आउटरेज और मोडेस्टी है, तो वो संज्ञेय भी होगा, कॉग्निजेबल होगा, और साथ ही साथ वह जो है आपका नॉन बेलेबल भी माना जाएगा। कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा। राइट ऑप्शन है इसमें 17, यानी कि सॉरी सी वाला 17 का। ए अग्नि शस्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और जेड से कहता है कि वह जेड से कहता है कि जेड पर फायर करेंगे यदि जेड भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है। ए ने कहा कि अगर तुम जाओगे तो तुम पर वो पुरुष जो मैंने तैनात किए घर के बाहर क्या कर देंगे, फायर कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में अब एक किस अपराध का दोषी है? तो भाई उसने उसकी स्वतंत्रता को बिल्कुल चारों तरफ से भंग कर दिया है, तो वो किस अपराध का दोषी होगा? यहाँ पर देखिए मोस्टली अगर हम देखें इस क्वेश्चन के अंदर तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 18 के अंदर वो अगर हम सामान्यतः देखें तो सदोष पैरोध का दोषी होगा। बट जब आप सदोष पैरोध पढ़ेंगे तो सदोष पैरोध के अंदर जो है सदोष अवरोध शामिल रहता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपके क्वेश्चन नंबर 18 का वो माना गया है आपका सी वाला, क्योंकि यहाँ पर सदोष पैरोध के अंदर सदोष अवरोध भी शामिल होता है, यानी कि वही सदोष अवरोध पैरोध माना जाएगा। ऐसी डेफिनेशन दी हुई है जब आप पढ़ेंगे। यहाँ पर राइट ऑप्शन इसका सी है। नेक्स्ट है सीआरपीसी के जो अध्याय 21A है, ठीक है, उसके अंतर्गत तर्क सौदा मतलब आपका क्या आ जाता है? प्ली बार्गेनिंग की बात की गई है कि प्रावधान किन पर लागू नहीं होंगे, इनके किन के विरुद्ध किए गए अपराध पर यह प्रोविजन लागू नहीं माना जाएगा। तो उसमें जो एज दी होती है 14 साल दी गई है। ठीक है, 14 साल तक की एज के बच्चे के अगेंस्ट अगर अपराध करोगे, महिलाओं के साथ करोगे या ऐसे अपराध करोगे जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हो, तो उनमें प्ली बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है लागू नहीं होगा। सीआरपीसी के सेक्शन 125 में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की है यह, यानी कि सेक्शन 125 अगर आप बीएनएसएस में देखें तो ये मेंटेनेंस वाली चीज़ें सेक्शन 144 के अंतर्गत कर दी गई हैं। तो ये सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष की बात जो है सेकुलर की बात कौन से सेक्शन में कौन से केस में की गई थी? तो मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो बेगम का बहुत लीडिंग केस है, वैसे भी एग्जाम्स में मोस्टली रिपीटेड होता रहता है। मुकदमे के संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास होती है? सेक्शन 21 कह रहा है, ठीक है, कि हु हैज़ द पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ अ केस। तो देखिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर उच्च न्यायालय द्वारा एम्पावर्ड कोई भी फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर यह वाला। बट अगर हम बीएनएसएस की बात देखें तो वहाँ पर इस व्यक्ति को रिमूव कर दिया गया है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जैसा कोई भी प्रोविजन बीएनएसएस के अंदर नहीं मिलने वाला। ठीक है, सीआरपीसी की वो कौन सी धाराएं हैं जो उपस्थिति की बाध्यता की आदेशिका से संबंधित है? विच सेक्शन डील विद द प्रोसेस टू कंपेल एप्रियंस अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो 61 से 90 तक के प्रोविजन अगर आप देखोगे तो कंपेल से संबंधित, जिसमें कि समन, वारंट और डिक्लेरेशन किसके बारे में? आपके अटैचमेंट को लेकर, सेल को लेकर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि किस अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है? एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इज नाउन एज। कब कर सकता है? जब उसने किस प्रकार का अपराध किया हो? संज्ञेय अपराध किया हो। अगर हम सीआरपीसी के सेक्शन को देखें तो 41 में ग्राउंड्स दिए हुए थे और बीएनएसएस के सेक्शन 35 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि पुलिस का विदाउट वारंट जो है, विदाउट वारंट किसी एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवाद पर संस्थित
समन विचारणवाद में जहां अभियुक्त पर समन जारी किया गया वादी की अनुपस्थिति हो या फिर अगर वादी की मृत्यु हो जाए, वादी की या तो अनुपस्थित है या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? अगर मामला किससे संबंधित है? समन विचारण से संबंधित है और एक्यूज्ड पर समन इशू कर दिया गया है, अभियुक्त को उन्मोचित कर देंगे, अभियुक्त को जो है दोष मुक्ति मिलेगी या फिर वाद के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को उन्मुक्ति या दोष मुक्ति मिलेगी। देखिए सिंपल इसमें चीज़ें होती है, अगर ऐसी कंडीशन है तो अभियुक्त को जो है क्या कर दिया जाएगा? दोष मुक्ति मिलेगी, उसको एक्विटल घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि एफआईआर स्टेशन हाउस ऑफिसर ने रजिस्टर्ड नहीं की है, परिवादी के पास अब क्या विकल्प माना जाएगा? ठीक है, वो पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकता है, इनके अप्रोच सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है, या उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, या वो दोनों काम कर सकता है। तो यहाँ पर उसके पास दोनों ही विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा डी वाला। दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 160 के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस ऑफिसर को एक पुरुष की और उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है जो है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर एज कितनी मानी जाएगी वो आपको देखनी होगी, ये कितने से कम नहीं होगी, कितने से ज़्यादा नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर मेनली जो उनकी एज है वो कितनी नहीं होनी चाहिए? 15 वर्ष से कम आयु का और 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो इससे अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है? यानी कि शपथ पर क्या बोल रहा है वो? न्यायालय के समक्ष झूठ बोल रहा है। इफ समवन लाइज बिफोर द कोर्ट ऑन एफिडेविट हाउ इट कैन बी टैकल्ड बाय द एडवोकेट्स। शपथ भंग आवेदन दर्ज कर सकते हैं क्या उसके अगेंस्ट वो, या फिर मुकदमे से पीछे हट सकते हैं, उसके समर्थन में आवेदन दर्ज करेंगे, उसके लिए जुर्माना भरकर। तो शपथ भंग की है उसने, प्रिजूरी एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड कर सकते हैं। राइट ऑप्शन होगा ए वाला। नेक्स्ट है, फरार व्यक्ति के लिए जो डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा उनमें क्या ये जो नीचे चीज़ें दी हुई है ये पब्लिश की जाएंगी? तो ये देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर शामिल की गई हैं। उस गांव नगर के, ये चीज़ें हम आपको बता दें, ठीक है, सेक्शन 82 के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी सीआरपीसी के अंदर। उस गांव नगर के जिसमें वो व्यक्ति सामान्यतः रह रहा है सहज दृश्य भाग में पढ़ी जाएंगी। बिल्कुल सही है भाई, ऐसी जगह पर लगाई जाएंगी। नेक्स्ट है, उस घर या निवास स्थान जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है उसका जो नगर या गांव है उसके किसी सहज दृश्य भाग में लगाई जाएंगी, चस्पा की जाएंगी। दूसरा वाला ये भी बिल्कुल सही है। एक प्रति न्याय सदन के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। ए कॉपी देयरऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द कोर्ट हाउस। बिल्कुल सही है ये वाला भी। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि न्यायालय उचित समझे तब उस स्थान में प्रचलित समाचार पत्र में भी एक प्रति प्रकाशित करेगा जो वहां पर सामान्यतः उस क्षेत्र में चलता है। तो इसके सारे ऑप्शन हैं, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा जिसमें चारों हो, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डी वाला। ये चारों ही चीज़ें जो हैं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीपीसी से है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा वो ऑर्डर है जो अस्थायी निषेधाज्ञा यानी कि इंटरलोकेटरी यानी कि टेम्परेरी इंजंक्शन और इंटरलोकेटरी इंजंक्शन की बात करता है। तो कौन सा ऑर्डर होगा? देखिए इसमें ऑर्डर नंबर 39 जो है वो बात करता है टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी इंजंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अहमदाबाद में एक व्यापारी है, बी दिल्ली में व्यवसाय चला रहा है, बी अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा ए का सामान खरीदता है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले किसको टारगेट किया गया है? ए को। अब ये भी देखिए सीपीसी से संबंधित है, ये संबंधित है प्लेस ऑफ सूट यानी कि सूट को कहाँ पर फाइल किया जा सकता है, किस स्थान पर फाइल किया जा सकता है। तो ए कहाँ पर व्यापारी है? अहमदाबाद में है, और बी कहाँ पर व्यवसाय कर रहा है? दिल्ली में। अब बी जो है वो अहमदाबाद में अपना एक एजेंट के द्वारा ए का माल खरीदता है। बी जो दिल्ली में बिजनेस कर रहा है उसका एजेंट कहाँ है? अहमदाबाद में। तो उसका एजेंट ए से अहमदाबाद में सामान खरीदता है और उसे ए से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है, और उसे क्या कह रहा है कि ए उस सामान को
वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजे। ए तदनुसार अहमदाबाद में माल भेजता है। ए बी पर माल की कीमत के लिए वाद जारी कर सकता है। ठीक है, यानी कि अब वहाँ पर क्या कर दिया, ए ने जो है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर अहमदाबाद में माल भेज दिया। तो अब बी ने अगर पैसे नहीं दिए तो ए बी के अगेंस्ट उस माल की कीमत वसूलने के लिए कहाँ पर सूट फाइल कर सकता है, तो दोनों जगहों पर कर सकता है, या तो अहमदाबाद में भी और दिल्ली में भी। ठीक है, नेक्स्ट है सीपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस जुडिकेटा के संबंध में परिकल्पना करती है, तो रेस जुडिकेटा का जो प्रावधान है सेक्शन 11 के अंतर्गत दिया हुआ है। श्री एक्स, श्री वाई और श्री जेड रुपये 10,000 के लिए श्री ए द्वारा प्राप्त आगप्ती डिक्री के अधीन संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी है। ठीक है, यानी कि 10,000 रुपये किस पर हैं, एक्स पर, वाई पर और जेड पर। किससे लिए थे उन्होंने, ए ने लिए थे, ए से ही उन्होंने लिए थे, और ए ने इसके संबंध में क्या कर लिया है, डिक्री भी पारित कर ली है। अब ये तीनों संयुक्त रूप से या तो ज्वाइंटली या अलग अलग रूप से लायबल है कि इन 10,000 रुपयों को ए को दें। अब वाई ए के विरुद्ध अकेले 10,000 रुपये की आगप्ती प्राप्त करता है और कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन करता है, जिसमें संयुक्त निष्पादित आगप्ती निष्पादित की जा रही है। अब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्री ए के लिए सही है। ए ऑर्डर 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त आगप्ती को प्रति आगप्ती के रूप में मानेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ए जो है बिल्कुल राइट होगा कि ए जो है ऑर्डर 21 का जो नियम 18 है उसके अकॉर्डिंग उसकी संयुक्त आगप्ती को क्या मानेगा, प्रति आगप्ती मानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी और सी संयुक्त हिंदू परिवार के कौन है, यहाँ पर सहदाय भागी हैं, कोपार्टनर्स हैं, किसके, हिंदू जॉइंट फैमिली के। वह संयुक्त रूप से वाई के पक्ष में एक बंधक निष्पादित कर दे, यानी कि ए, बी और सी जॉइंट परिवार से हैं और कोपार्टनर भी हैं, और वो जॉइंटली रूप से ही जो वाई है उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, मोर्गेज एग्जीक्यूट करते हैं। वाई इन सभी के विरुद्ध सूट फाइल करता है। सी को समन दिया जाता है परंतु ए और बी को समन नहीं जाता। इनमें से कोई भी हाजिर नहीं होता, ना तो ए, बी और सी कोई नहीं हो रहा। अब सभी के अगेंस्ट जो है एक्स पार्टी डिक्री पारित कर दी जाती है। ए और बी जिनको कि समन नहीं भेजा गया था वो एक्स पार्टी डिक्री को खारिज करने के लिए ऑर्डर करते हैं, तो आवेदन करते हैं, मतलब उसको खारिज करने के लिए इनके विरुद्ध डिक्री खारिज की जाएगी। और इनमें से किस किस के अगेंस्ट उस डिक्री को खारिज किया जा सकता है, तो देखिए तीनों के विरुद्ध ही खारिज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ये पूछ रहे हैं कि सीपीसी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद दायर करने से संबंधित है, यानी कि कौन सा सेक्शन है जो वाद दायर करने से संबंधित है। सेक्शन नंबर 26 है। देखिए यहाँ पर मेनली सेक्शन से क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट। बाकी आप ये भी देख पा रहे होंगे कि सेक्शन से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। प्रतिवादी उस पर समन की तामील की तारीख के कितने दिन के अंदर जो है क्या डाल सकता है, रिटन स्टेटमेंट अपना दे सकता है ऑर्डर 8 के अंतर्गत। तो ये डेट जो है 30 डेज है, यानी कि राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर बी वाला। 30 दिन के अंदर देना होगा जब उस पर समन की तामील की गई है तब से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम अपील। ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर गलत स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्रथम अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर की जा सकती है, तो बिल्कुल की जा सकती है। द्वितीय अपील केवल विधि के सारभूत प्रश्न पर हो सकती है, तो बिल्कुल सब्सटेंटिव क्वेश्चन ही होगा लो का। अब यहाँ पर देखिए गलत पूछे तो ऊपर वाले दोनों सही हैं। द्वितीय अपील तथ्य के या प्रश्न या विधि के प्रश्न पर हो सकती है। प्रथम अपील हाईकोर्ट में हो सकती है या नहीं हो सकती, द्वितीय अपील हाईकोर्ट में होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ ये पढ़ चुके हैं बी विकल्प में कि द्वितीय की अपील केवल विधि का जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन होगा उस पर की जाएगी लॉ का, तो फिर तथ्य के प्रश्न विधि के प्रश्न पर कैसे हो सकती है, केवल किस पर होगा, अगर लॉ का सब्सटेंशियल क्वेश्चन होगा। तो इस पर जो गलत है वो ये वाला है, इसलिए ये यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 बात करता है ऑर्डर 6 के अकॉर्डिंग अभिवचन में क्या क्या शामिल होंगे। देखो आपके शिकायत भी होगी, ठीक, और शिकायत भी होगी, लिखित कथन दोनों होंगे, यानी कि बोथ प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट।
कौन सा जो ऑर्डर है वो पक्षकारों की मृत्यु यानी कि डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है, तो ये आपका ऑर्डर नंबर 22 है, सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, साक्ष्य अधिनियम की किस सेक्शन में रेस जेस्टे के सिद्धांत के संबंध में चर्चा की गई है, तो रेस जेस्टे जो है सेक्शन 6 के अंतर्गत आता है। और अगर हम BSA की बात करें तो सेक्शन 4 में रेस जेस्टे पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, जब एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है का दायित्व वाद के अजनबी के दायित्व पर आधारित है, यानी कि जो एक व्यक्ति है जो किसी मामले का पक्षकार है उसका दायित्व वाद के एक ऐसे व्यक्ति पर निर्भर करता है जो कि अजनबी है, तब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृति उस व्यक्ति जो वाद में एक पक्ष की तरफ से स्वीकृति हो सकती है। तो इस प्रकार का जो प्रोविज़न है वो कहाँ किया गया, साक्ष्य अधिनियम की धारा 19 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में ऐसे व्यक्ति की कंसर्न जो उस मामले में पक्षकार नहीं है, तो उसकी कंसर्न जो मान्य होती है वो सेक्शन 19 के अंतर्गत होती है। न्यायिक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है, जुडिशियल एविडेंस मीन्स तथ्यों के प्रमाण या प्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य, पुलिस ऑफिसर द्वारा प्राप्त साक्ष्य, गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य, प्राधिकरण द्वारा प्राप्त साक्ष्य। तो देखिए यहाँ पर न्यायिक साक्ष्य से जो मतलब है वो तथ्यों का जो प्रमाण है, यानी कि एविडेंस रिसीव्ड बाय कोर्ट्स इन प्रूफ ऑफ डिसप्रूफ ऑफ फैक्ट, यानी कि जो न्यायालय द्वारा प्राप्त कौन से प्रूफ या डिसप्रूफ फैक्ट होते हैं उनका मतलब होता है जुडिशियल एविडेंस। राइट ऑप्शन है ए। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग कौन सी डॉक्यूमेंट्स नहीं माना जाएगा, धातु की प्लेट या पत्थर पर लेख, मानचित्र या प्लान या व्यंग्य चित्र। तो देखिए यहाँ पर जो है दस्तावेज नहीं है, तीनों ही दस्तावेज तो यहाँ पर डी रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 42 तो यहाँ ये सारी ही चीज़ें जो दस्तावेज शब्द के अंतर्गत शामिल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन नहीं होगा वो डी वाला होगा। नेक्स्ट आता है, दहेज मृत्यु के संबंध में प्रिजम्पशन किस धारा के अंतर्गत दी गई है, दहेज मृत्यु के संबंध में प्रिजम्पशन जो है बी में की गई है, और आत्महत्या से संबंधित बातें जो है ए के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी एविडेंस नहीं माना जाएगा, यानी कि इनमें कौन सा सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। मूल प्रतियों से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई गई प्रतियां जो इन प्रतियों से तुलनाकृत प्रतियों की परिशुद्धता की स्वयं निश्चितता देती हूँ, तो भाई ये द्वितीयक है। मूल प्रतियों से निर्मित या तुलनात्मक, ये भी सेकेंडरी एविडेंस है। दस्तावेज की अंतर्वस्तु का मौखिक वृत्तांत उस व्यक्ति द्वारा जिन्होंने उसे स्वयं देखा, ये भी सेकेंडरी एविडेंस है। तो सेकेंडरी एविडेंस कौन सा नहीं होगा, 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां। भाई अगर जो प्रतियां प्रमाणित नहीं होंगी, ठीक है, नॉट सर्टिफाइड कॉपीज होंगी, तो वो सेकेंडरी एविडेंस में नहीं आएंगी। राइट ऑप्शन होगा डी वाला। सूचक प्रश्न किसमें पूछे जा सकते हैं, यानी कि लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन, तो किसमें पूछे जाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति से क्या तात्पर्य है। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स क्या है, पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई संस्वीकृतियां। ठीक है, पुलिस को न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा, यानी कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा और किसी को की गई कन्फेशन, वो आपकी किस में आएगी, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में आएगी। राइट ऑप्शन होगा ए वाला। नेक्स्ट है, विवाचक प्राधिकरण यानी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में द्वारा आबद्ध नहीं होगा, यानी कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है वो नीचे दिए गए कोई किस एक्ट के अंतर्गत जो है नियमों के निर्धारण के लिए आबद्ध नहीं होगा। यहाँ पर देखिए CPC, एविडेंस एक्ट, CRPC, तो किसके अंतर्गत नहीं होगा, देखो जो आपका आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है वो एक तो CPC और आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो है लाइबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन डी है। ये पूछ रहे हैं कि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट जो 1996 है उसकी कौन सा सेक्शन जो है वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा धारा 7 यानी कि बी, कि जो
मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से संबंधित सेक्शन है वो है 7। ये आपके देखिए आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन एक्ट से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट में ये पूछ रहे हैं कि किन परिस्थितियों में, क्वेश्चन नंबर 49 अभी हम देख रहे हैं, ये हमसे बात कर रहा है कि किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्यवाहियों को ख़त्म किया जा सकता है, कि वो कौन सी सिचुएशन है जब मध्यस्थ कार्यवाही को ख़त्म कर सकते हैं। अंतरिम विवाचन पंचाट अगर हो, ठीक है, यानी कि फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड हो, या फिर इंटरिम अवार्ड हो, या फिर जहां पर मध्यस्थ प्राधिकरण ने समाप्ति के लिए आदेश जारी किया हो। तो इन तीनों कंडीशन में कौन सी कंडीशन होगी, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा पहली वाली और तीसरी वाली, ठीक है, यानी कि पहली वाली और तीसरी वाली। नेक्स्ट है मध्यस्थता, यानी कि आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट के सेक्शन 29 के अधीन एक जो आर्बिट्रेटर है, एक आर्बिट्रेटर से ज़्यादा वाली मध्यस्थ कार्रवाई में, यानी कि वो जो आपकी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है उसमें एक से ज़्यादा मध्यस्थ हैं, तो मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय कैसे लिया जाएगा भैया, तो वो सिंपल सी बात है भाई, अगर मध्यस्थ मीडिएटर जो है एक से ज़्यादा हैं उस प्रोसीडिंग के अंदर, तो कैसे लोगे, सदस्यों के बहुमत के द्वारा ही लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हिंदू मैरिज एक्ट से है। हिंदू विवाद अधिनियम 1955 में मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट विवाद लंबित रहते भरण पोषण का प्रावधान किस सेक्शन के अंतर्गत किया गया है, तो सेक्शन 24 में इस प्रकार का मेंटेनेंस दिया जाता है। 52 क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह व्यक्ति अधिनियम 1999 के सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग एक मुस्लिम पत्नी डिवोर्स के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति जो है इतने समय तक क्या रहा है, पागल रहा है, तो 2 साल की कंडीशन दी हुई। देखिए अगर वो 2 साल हो गए पागल रहा है 2 साल से, तो महिला इस एक्ट के अंतर्गत जो है, इस एक्ट के सेक्शन 2 के अंतर्गत डिवोर्स के लिए वाद दाखिल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि मुस्लिम महिला के सीआरपीसी के सेक्शन 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प जो है, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा इससे संबंधित है, यानी कि महिलाओं को जो है 125 से 128 तक का भी विकल्प मिल सकता है, इस प्रकार का प्रोविजन के सेक्शन के अंतर्गत किया गया है। तो सेक्शन 5 में क्या गया, राइट ऑप्शन होगा ए वाला। नेक्स्ट देख रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 11 के अंतर्गत कौन सा विवाह शून्य विवाह का आधार नहीं। देखिए शून्य विवाह के आधार की बात पूछ रहे हैं, तो आपका जो है बाइगेमी, ठीक है, उसके बाद डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिट रिलेशनशिप एंड सापेंडर रिलेशनशिप जो है, ये शून्य करने विवाह के आधार हैं। ये जहाँ पर जो चाइल्ड मैरिज है ये नहीं माना जाएगा। चाइल्ड मैरिज ना तो वॉइड, ना ही वॉइडेबल मैरिज का हिस्सा, ये आपके किसका हिस्सा आती है, सेक्शन 18 जब हिंदू मैरिज एक्ट का पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये केवल अपराध की कैटेगरी में आता है, बाकी विवाह वैलिड होता है। सेपेंड संबंध कौन से होते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि सेपेंड रिलेशनशिप मीन्स तीसरी पीढ़ी की माता 7वीं पीढ़ी के पिता, तीसरी पीढ़ी की माता 5वीं पीढ़ी के पिता। तो सीधी सी बात है, माता की तीसरी और पिता की 5वीं पीढ़ी जो है सेपेंड रिलेशनशिप मानी जाती है। निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है, यानी कि सेक्शन 13 के अंतर्गत जो है डिवोर्स की बात की गई है। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से वो कौन सा ग्राउंड है जिनके आधार पर डिवोर्स नहीं लिया जा सकता। ठीक है, मानसिक विकार, यानी कि यदि कोई भी एक पार्टी मेंटल डिसऑर्डर हो, या फिर संक्रामक रूप में यौन रोग, यानी कि वेनरल डिसीज इन कम्युनिकेबल फोरम, या फिर जो है वो जो एक पक्षकार है वो कैसा है, असाध्य विकृत है, इनक्यूरेबल अनसाउंड माइंड है, या फिर 3 महीने से कम समय से लग रहा है, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है डिवोर्स के लिए। सेक्शन 13 में अगर आप देखेंगे मेनली कितना होना चाहिए, 7 साल से उसका कुछ ना पता हो, ऐसी कंडीशन होती है, ये कोई नहीं होता। उसके बाद पूछें क्वेश्चन नंबर 57 में कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत जो भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं। तो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के अंतर्गत जो है ये विवाह विच्छेद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मेंटेनेंस तथा एडॉप्शन एक्ट 1956 का सेक्शन 12 किससे संबंधित है। ठीक है, 58 क्वेश्चन में पूछा गया है किसका सेक्शन 12 किससे संबंधित है। तो गोद लेने का इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका के रूप में विचारणीय नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप जानते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे भी एक बार आया था कि इनमें से कौन सा वाद जो है वो पीएल की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। तो देखिए पारिवारिक पेंशन जो है, फैमिली पेंशन, इस प्रकार का मैटर बहुत सारे लोगों के मध्य हो सकता है।
पिटिशन फ्रॉम जो रियोट विक्टिम्स होते हैं, दंगा पीड़ितों की याचिकाएं, बिल्कुल। जो नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उपेक्षित बच्चे, इन सब के जो केसेस है PIL के अंतर्गत आ सकते हैं। बट अगर देखिए जो लैंडलॉर्ड टेनेंट है उनके मैटर जो हैं ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में किसको माना जाता है? तो PN भगवती, बिल्कुल। आप देख रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इतने क्वेश्चन में अगर मिल जाए तो क्या दिक्कत है। अभी तक यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारे मेनली कॉमन लॉज होते हैं, जैसे कि IPC हो गया, CRPC हो गया, CPC हो गया, एविडेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उनके कितने नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल पर्पज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? विधि के नियमों की पुष्टि करना, ठीक है, न्याय के प्रभावी पहुंच की सुविधा, मौलिक अधिकारों की सार्थक प्राप्ति, ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। भाई इसे कोई भी नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि जनहित याचिका का जो है ये उद्देश्य नहीं है। भाई विधि के नियमों की पुष्टि करेगा, ठीक है, विंडिकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, फैसिलिएट इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तीनों काम है इसके, बट ये वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य का जो केस था उसमें एक मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया क्या चीज़? तो त्वरित न्याय का अधिकार, इनके राइट टू स्पीडी जस्टिस। बट अगर हम यहाँ ध्यान रखें तो निःशुल्क कानूनी सहायता का भी राइट इसमें निकल कर सामने आता, पर मेन ग्राउंड बनाया गया था इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका जो है सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो ये आप लोग समझते हैं, ये आपके अधिकार प्रच्छा आती है, रिट ऑफ को वारंटो। तो देख रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, रीडज बनाम वर्ल्ड वीन का केस किससे संबंधित माना जाएगा? ठीक है, कॉरपोरेशन से, प्राकृतिक न्याय से, राज्य दायित्व से। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है रीडज बनाम वर्ल्ड वीन का केस नेचुरल जस्टिस से संबंधित है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मीनिंग क्या होता है? तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है कि व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सिंपल सा फंडा है, दूसरे व्यक्ति को भी सुनो। या इंटरप्रिटेशन लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर भी आता है। अपने नियम बनाने की पावर का यूज करते हुए उसके अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बने हुए नियम बने हुए हैं। 66 का क्वेश्चन पूछ रहा है किसमें बने हुए? बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कहाँ पर नियम बना रही है? एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है। यानी कि जो एडवोकेट है जब वो प्रैक्टिस कर रहा हो तो प्रैक्टिस के दौरान वो विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ द्वारा जो एफिलिएटेड शैक्षणिक संस्थान होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें विधि का शिक्षण दे सकते हैं जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो, एक दिन में। अब यहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कह रहे हैं कि कितने घंटे दे सकता है वो, तो वो एक दिन में 3 घंटे से अधिक नहीं दे सकता। वो एज ए एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस भी कर रहा है और किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो कि किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, प्रमाणित है, ठीक है, उसमें एक दिन में विधि के शिक्षण में नियोजित एक दिन में कितने घंटे दे सकता है? केवल 3 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। 68 है, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक केस में एडवोकेट को व्यवसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया था क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? तो 68 का राइट ऑप्शन होगा ए, प्रताप नारायण बनाम YV रोहेजा। बाकी रिसेंटली भी कुछ केसेस आए आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित एडवोकेट्स के लेकर ही। जैसा हमने आपसे कहा एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें आपके सारे रिसेंट एंड ओल्ड भी लीडिंग जजमेंट रहेंगे। सॉरी एवरीवन। तो इसीलिए यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी AIB 19 की प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, यदि कोई एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग बनाई गई स्टेट बार काउंसिल की जो अनुशासनात्मक कमेटी है, ठीक है, जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यथित है, तो ऑर्डर संप्रेषित करने की तिथि के कितने दिन के अंदर वो अपनी अपील बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दे सकता है? तो यहाँ पर उसके लिए ड्यूरेशन है 60 डेज, ध्यान रखिएगा। 60 दिन के अंदर अंदर उसे अपनी अपील प्रस्तुत करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है। ऐसा संगम ज्ञापन और संस्था के
अंतर नियम में परिवर्तन करके और पारित करके किया जा सकता है। ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, किसमें वो कन्वर्ट होना चाहती है? पब्लिक कंपनी में। तो उसे क्या करना होगा? उसका जो मेमोरेंडम है, ठीक है, जो आर्टिकल्स हैं उनमें चेंज करके क्या करेगी वो? विशेष प्रस्ताव पारित करके ही परिवर्तन कर सकती है। तो आप देख रहे हैं कि कंपनी लॉ में कल भी हमने जो क्वेश्चन पढ़े मेनली थोड़े बहुत मिलते जुलते उसी पोर्शन से आ रहे हैं। ये पूछे कि नैगमिक आवरण के बारे में और भेदन का सिद्धांत संबंधित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पर्शिंग द कॉर्पोरेट वेल इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, जो पर्दे का सिद्धांत आता है वो किससे संबंधित? सीधी सी बात है, ये जो है कंपनी विधि से संबंधित आता है, वेल वाली थ्योरी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के किस सेक्शन के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के को अपील निहित है? कौन सा सेक्शन के अंतर्गत की जा सकती है इसमें अपील एनजीटी को? तो वो आपका आएगा सेक्शन नंबर 5A, राइट ऑप्शन होगा बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा वो फंडामेंटल ड्यूटी है जो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात करता है यहाँ पर? तो वो है आपका 51A का जी, जो किसकी बात करता है? एनवायरमेंटल के प्रोटेक्शन की बात करता है कि हमारा जो पर्यावरण हो कैसा हो, संरक्षण उसका करना चाहिए। श्री ए जो नियंत्रक या निर्णयक ऑफिसर के ऑर्डर से पीड़ित था, ठीक है, ए जो है ये नियंत्रक या निर्णय ऑफिसर के ऑर्डर से पीड़ित था, उसने साइबर अपील ट्रिब्यूनल को एक अपील की। बाद में साइबर अपील ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी वो पीड़ित हुआ, तो अब वो किसको अपील कर सकता है? तो ऐसी कंडीशन में वो किसको अपील करेगा? तो यहाँ पर वो हाई कोर्ट को अपील अब कर सकता है। श्री एक्स जो श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आश्रित है, IT एक्ट के अंतर्गत क्या माना जाएगा उस व्यक्ति को? तो यहाँ पर उसको प्राप्यकर्ता माना जाएगा, एड्रेसी उसको यहाँ पर जो है माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? मिनिमम पूछ रहे हैं यहाँ पर, देखिए तो कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। किसी भी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन तभी हो सकता है जब कम से कम उसमें 7 सदस्य होंगे। नियोक्ता द्वारा प्रमुख पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट और उसके अधिकतर कामगार समझ सकें उस भाषा में होना चाहिए। तो यहाँ पर किस भाषा में होगा भाई? मोस्टली इंग्लिश में, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या समझ सकते हैं? इंग्लिश ही समझते हैं। एक व्यक्ति जिसने फैक्ट्री एक्ट, कंपनी अधिनियम 1948, कंपनी एक्ट यानी कि जो अंडर जो फैक्ट्री एक्ट आता है उसके अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है, वो कौन कहलाता है? किसको होगा भाई? अधिभोगी को, ऑक्यूपायर को होगा। ठीक है, ऑक्यूपायर बोलेंगे इसको इंग्लिश में। यदि फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है, जो फैक्ट्री है वो कितने लोगों को अपॉइंट कर रही है? 1000 से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट कर रही है, तो उसे निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त को अपॉइंट करना होगा। तो किसको करेगी वो? सेफ्टी ऑफिसर को। भाई अगर आप इतने सारे लोगों को अपॉइंट करें तो आपको सेफ्टी ऑफिसर भी तो अपॉइंट करना होगा। मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है, तो एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका देखिए इसमें क्या बताया गया है कि अगर आप एक एडवोकेट हैं और इस प्रकार की अगर सिचुएशन अराइज होती है तो स्थिति तक पहुंचने के लिए आप इनमें से कौन सा तरीका है जो अपनाने वाले हैं? कौन सा अपनाएंगे भाई? पहले FIR होगी या फिर याचिका या बीमा कंपनी को समन? पहले याचिका होगी या FIR होगी या बीमा कंपनी को समन होगा? तो देखिए यहाँ पर सिंपल तरीका भी, पहले तो FIR ही की जाएगी ना, उसके बाद याचिका की जाएगी पिटीशन, और फिर जो इंश्योरेंस कंपनी उसको समन भेजा जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए वाला। ओबी जस इबी आइडम रेमेडियम, जहाँ क्षति है वहाँ उपचार है। बस सीधी सी बात है, जहाँ क्षति होती है वहाँ उपचार भी होता है। इस सिद्धांत को किसमें एक्सेप्ट किया गया था? SB बनाम वाइट के केस में। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए चीज़ें हैं। टॉर्ट के अंदर मोस्टली वहीं से आसपास से चीज़ें घूमती रहती थी, अंदर से नहीं देते। जैसे मैंने कहा था पहले भी 2-3 क्वेश्चन देखिए रिपीट हो चुके हैं, ये फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड वाला आ गया कि ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस जो है किस मैगजीन पर जो है ये केस डिपेंड है? तो डेमन इंजूरिया। ये कल भी था आपका, PIL का क्वेश्चन आ गया, ये आ गया। बाकी बहुत से क्वेश्चन कंपनी लॉ वगैरह के मिलते जुलते आपको मिल चुके हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास
माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई कितने जो रुपए की धनराशि है अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार का क्षेत्र, यानी कि जुडिक्शन पूछेंगे कितनी राशि से, इतनी से अधिक राशि होगी तो उनको शिकायत का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास आप कितनी धनराशि से अधिक के मामलों को लेकर जा सकते हैं, तो अगर ये 10 करोड़ से ज़्यादा है, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर बी वाला, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को आप अपना मामला लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का जो सेक्शन 41 है उसके अंतर्गत जिला आयोग के ऑर्डर से जो अपील होगी वो कहाँ पर की जाएगी, तो भैया तो क्वेश्चन नॉर्मली सा है भाई, जिला आयोग के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जो राज्य आयोग को ही तो की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है हमारा, एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त यह है। ये देखिए इनकम टैक्स के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, अब आप देख रहे हैं जिनमें स्टूडेंट्स ने AIB 18 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा तो वो खुद देख पा रहे हैं कि 18 वाले वो क्वेश्चन कितने क्वेश्चन 18 में आए थे जो 17 में भी आ चुके थे, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन हुए आपके। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन है 85 वाला जिसमें कि मेनली 182 दिनों की अवधि मानी जाती है। ठीक है, तो जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा भाई कि कितना रिपीट हो रहा है कितना रिपीट नहीं हो रहा। नेक्स्ट है कि श्री कपूर ने जनवरी 2021 में यहाँ पर आपका जो है 80 लाख में एक आवासीय मकान खरीदा। उन्होंने यह मकान अप्रैल 2022 में रुपये 94 लाख में बेच दिया। ठीक है, इस मामले में आवासीय मकान के 80 लाख में खरीदा और उसको 94 लाख में बेच दिया। इस मामले में जो आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त लाभ है वो कितना हुआ, 14 लाख हुआ। पर टैक्स किस शीर्षक के अंतर्गत वसूल किया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए जो वसूल किया जाएगा पूंजी लाभ से, आय से इस प्रकार का लाभ जो है वसूल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्री मनजोत मेसर सिंह ट्रेडर से मालापूर्ति करने वाला ट्रेडर है। फर्म का ऑफिस दिल्ली में है जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये मेसर सिंह ट्रेडर्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से निम्नलिखित राज्य अंतर आपूर्तियां की हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्रमशः लगानी होंगी। देखिए इसके अंतर्गत दिल्ली कर आयोग की पूर्तियाँ उसने की हैं आपके यहाँ पर इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10, 21 लाख देखिए सॉरी। ठीक है, पंजाब कर मुक्ति आपूर्तियाँ कितनी की हैं उन्होंने 60,000 की हैं, यानी कि सॉरी 6 लाख की हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश कर योग्य और कर मुक्त आपूर्तियाँ कितनी हैं 3 लाख हैं। जम्मू और कश्मीर कर योग्य और कर मुक्त आपूर्तियाँ क्रम से 8 लाख और 3 लाख हैं। ठीक है, तो श्री मनजोत को GST के अंतर्गत किस राज्य में पंजीकरण लेने की आवश्यकता होगी, यहाँ पर दिल्ली, तो ध्यान रखिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, इन तीनों क्षेत्रों में वो ले सकता है। देखिए मोस्टली अगर 1-2 क्वेश्चन टिपिकल आ जाता है तो उस पर मत जाइए, जो कम से कम आप कर सकते हैं पास आउट करने के लिए उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि हम लोग एक फितरत होती है कि जो हमारे पास होता है जितना हम कर सकते हैं उस पर फोकस नहीं करते, जो नहीं होता उसके लिए मोस्टली हम घूम दौड़ते रहते हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी कमजोरी होती है। ये करें कि प्रेजेंट में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक GST स्लैब कितना रखा गया है यहाँ पर, तो 0, 5, 12, 18, 20 ये देखिए चेंज होता रहता है समय के अकॉर्डिंग, ये आप करंटली चेक कर सकते हैं। ठीक है, ए जो एक समाचार पत्र का मालिक है, पेपर में ए की विनती पर C पर एक अपमान लेख प्रकाशित किया गया और ए प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध B को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। B ने C पर मुकदमा दायर किया और उसे नुकसान चुकाना है और खर्च भी उठाना है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 224 के आलोक में निर्णय दीजिए कि किस प्रकार से इसमें माना जाएगा। तो A B को क्षतिपूर्ति के लिए लायबल नहीं होगा, यहाँ पर हम इतना ही बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिव्यक्त निहित प्राधिकार के अंतर्गत वो क्या कहलाया जाएगा। ये देखिए प्रतिस्थापित एजेंट होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट माने जाते हैं इस प्रकार के व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई हो तभी डिक्री उसे मान्य कर सकती है।
ठीक है, और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन से या कार्य की स्वीकृति से लागू कर सकता है, जो वादी के अधिकार के विपरीत है। तो ये जो है आपकी देखिए प्रीपेचुअल होती है, शाश्वत होती है, स्थायी होती है। ये देखिए ये भी क्वेश्चन वही है जो 18 में फिर रिपीटेड हुआ था, क्योंकि हम 17 वाला कर रहे हैं, 18 हम पहले कर चुके थे। तो आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन भी आया था बट थोड़ा सा घुमा फिरे करते, पर यही आया था कि वो निषेधाज्ञा, वो इंजेक्शन जो सुनवाई के दौरान और मामले की गुण अवगुणता यानी कि वाद की योग्यता पर डिपेंड होता है, तो आपके प्रीपेचुअल इंजेक्शन के अंतर्गत आता है। तो आप ये भी देख पा रहे हैं घुमा फिरा कर क्वेश्चन फिर रिपीट किया गया था 18 वाले में। ठीक है, नेक्स्ट है कि विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 1963 के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो विशिष्ट अचल संपत्ति होती है उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति को कौन से तरीके के अंतर्गत प्रॉपर्टी प्राप्त होती है? सभी जानते हैं सीपीसी के अंतर्गत प्राप्त होती है। ठीक है, किसके अंतर्गत प्राप्त होगी? सीपीसी के अंदर प्राप्त होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां बंधक करता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधकदार को क्या कर दिया? उसने प्रदान कर दिया, और जब तक बंधक राशि अदा नहीं कर दे तब तक उसके स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में या बंधक राशि की अदायगी में किराया या संपत्ति अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है। लेन देन क्या कहलाएगा? इतनी कंडीशन तक ध्यान रखिएगा। ये लेन देन जो है कहलाने वाला है भोग बंधक। लाभ प्राप्त कर रहा है उस चीज़ के लिए, तब तक उसके पास रहेगी, अपनी संपत्ति उसको दे दी, उसे लाभ प्राप्त करता रहेगा, जितना लाभ प्राप्त करता रहेगा उतना ही पैसा उसका खत्म होता रहेगा। तो ये आपका होता है यूजुफैक्टरी मॉर्गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केस में निर्णय किया गया था कि आवश्यक के साथ संविदा शून्य है? तो ये सभी जानते हैं, मौर्य बनाम धर्मोदास का घोष है, सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। SR 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घोषणात्मक डिग्रियों के संबंध में सही माना जाएगा? उक्त अधिनियम के सेक्शन 34 से संबंधित है। ये तो बिल्कुल ठीक है कि जो डिक्लेरेटिव डिक्रीज है वो सेक्शन 34 से रिलेटेड है। ये विवेकाधीन प्रकृति की है, तो ये दोनों ही देखिए यहाँ पर ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम में लिखित अधिनियम यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत जो है परिभाषित प्रक्रम में नहीं है? अब आप ये भी देख पा रहे होंगे भाई ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। ये क्वेश्चन भी 18 के अंतर्गत आपको दिखाता। अभी तक हम 96 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इनमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड थे। तो यहाँ पर सब जानते हैं कि यहाँ पर जो बिलिंग रसीद है ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है? तो किसके लिए कर सकती है? यहाँ पर देखिए, संघ के नौसेना, सैन्य, वायुसेना और सशस्त्र बलों से संबंधित सामरिक उद्देश्य हेतु। दूसरा उद्देश्य क्या है? जल एकत्रीकरण, जल संरक्षण, संरचना, स्वच्छता की परियोजना। तीसरा कह रहा है कि परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए प्रोजेक्ट। चौथा कह रहा है कि खेल, स्वास्थ्य, देखभाल, परिवहन, प्रवासन या अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए परियोजनाएं। तो इन सब के लिए ही जो अप्रोप्रिएशन गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कर सकती है। रेड ऑप्शन होगा यहाँ पर डी वाला। आपको सारे बिल्कुल ये लीगली दिखाई दे रहे हैं, सारे ही ऑब्जेक्शन। भूमि अधिग्रहण यानी कि लैंड एक्विजिशन, पुनर्वास यानी कि रिहेबिलिटेशन एंड और पुनर्स्थापन यानी कि रिसेटलमेंट में उचित मुआवजा और पारदर्शिता, कंपनसेशन और ट्रांसपेरेंसी के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है कि इसके अलावा कोई भी व्यक्ति यानी कि किसके अलावा कोई भी व्यक्ति इसके अंतर्गत शामिल होगा। तो यहाँ पर देखिए समुचित सरकार, सरकारी कंपनी, समुचित सरकार द्वारा नियंत्रित या समुचित सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों का संघ या ट्रस्ट या सोसाइटी, सारे इसके अंतर्गत जो है माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है? तो यहाँ पर पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल, तो बिल्कुल यही व्यक्ति जो है माना जाता है रजिस्ट्रार। नेक्स्ट है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से IPR के प्रकार नहीं है? तो आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो है कॉपीराइट भी आता है, पेटेंट भी आता है, डिज़ाइन भी आता है, आएगा क्या नहीं, ऐतिहासिक संकेत नहीं आएगा, वह हिस्टोरिकल इंडिकेशंस इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ये हमारा AIB 17 के
पेपर का सॉल्यूशन था। आई होप सभी स्टूडेंट्स को पसंद आया होगा और आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि कितने क्वेश्चन 17 में जो आए थे वो 18 में भी रिपीट हुए हैं। जब हम 16 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन भी रिपीट हुए होंगे। बस देर है आप लोगों के पढ़ने की। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि भाई सारे पर फोकस मत कीजिए, उतने पर फोकस कीजिए जितने से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। इतने में आप अपने जो है क्या क्या ला सकते हैं, आपका मेनली कॉमन लॉस को फोकस बनाइए। आपके पर्सनल लॉस देखिए, जो छोटे छोटे लॉस हैं उनका आप डायरेक्ट ले जा सकते हैं, जैसे पर्सनल लॉस हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टीपीए हो गया। बाकी आप अपना मजबूत बनाइए, अपना बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, डीएसए हो गया, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, टीपीए, इन सबको अपना मजबूत बनाइए। इन्हीं से आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। पर्सनल लॉस हैं, इतने पर फोकस कीजिए, एग्जाम निकल जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा जो एक्टेड इनसे थोड़े से टफ क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर फोकस मत कीजिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ चीज़ें तो यहाँ पर तुक्के से भी काम आ जाती हैं। तो प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप पाना चाहते इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।